नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। मध्य प्रदेश में आखिरी संभावित कैबिनेट विस्तार, जो जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण कुछ नाराजों को साधने की कोशिश भी हो सकता है। हालांकि दिग्गजों की सूची लंबी है जिन्हें विस्तार का इंतजार था, लेकिन सवाल बाकी है कि संभावित जो नए चेहरों का अगर शामिल किए जाते हैं कैबिनेट में तो उन्हें काम करने का मौका कितना मिलेगा। आखिर चुनाव सिर पर है। चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावों को देखते हुए आचार संहिता लगने से पहले शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें पुख्ता होती नजर आ रही हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और गौरीशंकर बिसेन का कैबिनेट में शामिल होना तय माना जा रहा है। दोनों ही नेता भोपाल में मौजूद हैं। हालांकि दो अन्य चेहरों पर सस्पेंस बरकरार है। शामिल होने वाले जिन नेताओं का नाम चल रहा है वे भी खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। विस्तार हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जानकारी है, लेकिन उस विस्तार में कौन कौन लोग मंत्रिपरिषद में स्थान पा रहे हैं इसकी अभी कोई हमारे पास पुष्टि नहीं। माना जा रहा है कि आप और राजेंद्र शुक्ल, जालम सिंह पटेल, ये तीन नाम जो है वो भी सामने आ रहे हैं कि उनको तवज्जो दी जा रही है। मीडिया की यदि खबर है तो मुझे लगता है कि इसको मैं गंभीरता से मानता हूँ। क्या आपकी किसी संगठन के व्यक्ति से या शिवराज जी से बात हुई है इस बारे में? नहीं, इस संदर्भ में सामान्यतः माननीय मुख्यमंत्री जी ही सूचना देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं आई। जब आएगी तो पता चल जाएगा। सर, एक आपका नाम जो है बड़ी तेजी से चल रहा है कि आपको कल शपथ लेनी है। ये आपके चैनल में ही और बाकी अखबारों में ही ज़्यादा भी मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन कोई अधिकृत सूचना भी मुझे नहीं मिली है। जैसे कोई सूचना मिलती है तो जरूर आपको क्या लगता है? मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार का समय भी 11 बजे तय बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी इस पर खुलकर नहीं बोले। हमारे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और इसलिए उसमें जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने आएगा। उन्हें कैसे शामिल किया जाए, क्योंकि ना तो अब कोई निर्णय की क्षमता बची, ना कोई काम का समय बचा। आचार संहिता आने वाली है, अब थोड़ी बहुत जो बड़ी लूट और बची है उसमें कैसे इनको समाहित किया जाए और कैसे इनके माध्यम से वोट को खरीदा जाए। सिर्फ इसके लिए मंत्रिमंडल विस्तार है, ना कि जनता के लिए। जनता इसका माकूल जवाब देगी। दरअसल बीजेपी सरकार में वर्तमान में विंध्य से कोई मंत्री नहीं है। ऐसे में अब राजेंद्र शुक्ला को कैबिनेट में शामिल कर बीजेपी विंध्य की जनता को संदेश देने की कोशिश कर रही है। तो गौरीशंकर बिसेन करीब आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर प्रभावी हैं। बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर पहचान भी है। इधर लोधी और आदिवासी वोटों को साधने के लिए भी दो चेहरों पर मंथन चल रहा है, लेकिन असल तस्वीर तो विस्तार के बाद ही साफ होगी। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में संभावित कैबिनेट विस्तार की जोर शोर से चर्चाएं हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इनमें 4 नाम या 4 चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ये 4 चेहरे जिनमें 2 पर लगभग खबर पुष्ट है, जिनमें राजेंद्र शुक्ला जो कि विंध्य से चेहरा हो सकते हैं। इसके अलावा गौरीशंकर बिसेन जिनका नाम तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये लंबे समय से नाराज भी चल रहे थे और अपने क्षेत्र में पकड़ भी रखते हैं आसपास की कई विधानसभा सीटों पर। इसके अलावा जो अभी चर्चाएं हैं या सस्पेंस बरकरार है वो आदिवासी चेहरे और इसके अलावा दलित चेहरे को लेकर है। एक लोधी चेहरे को भी शामिल किया जाना है, लेकिन उस पर भी अभी सस्पेंस है। 2 नामों पर चर्चा चल रही है। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। गोविंद मालू जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है गोविंद मालू जी न्यूज़ 18 पर। मृणाल पंत जी हमारे साथ हैं चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है, प्रवक्ता कांग्रेस। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गोविंद मालू जी से करूंगा। गोविंद मालू जी, हालांकि अभी संभावित हम फिर लगा रहे हैं, संभावित कहा जा रहा है 1-2 दिन में यह विस्तार हो सकता है, लेकिन खबरें सोर्सेस के हवाले से हमारे पास जो हैं वो लगभग पुष्ट हैं कि तय है यह संभावित विस्तार। लेकिन गोविंद मालू जी, जब वाकई आपको विस्तार करना ही था तो इतनी देर क्यों कर दी? पहली बात तो मैं आपकी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं कर सकता, न इसको इंडोर्स करूंगा जी, क्योंकि ये तो खबरें हैं, ये कई सारे कयास लगते रहते हैं।
राजनीति में जिस समय निर्णय हो जाए और सामने आ जाए तभी हम उसको उद्घाटित कर सकते हैं, और ये मुख्यमंत्री जी का प्रोरोगेटिव है, विशेषाधिकार है कि वो कब मंत्रिमंडल में लें नहीं लें और किस तरह से सरकार को चलाएं। ये दैनंदिन की बात में कोई हस्तक्षेप वाली बात नहीं और कोई किंतु परंतु की बात नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब क्यों और तब क्यों, अभी कोई आचार संहिता लगी नहीं है। ये सब चीजें जो आप लोगों के माध्यम से मुझ तक भी आ रही हैं, लेकिन ये सब चीजें केवल एक अभी अनुमान है, जिस दिन घोषणा हो जाएगी हम कहेंगे। लेकिन हमारा आत्मविश्वास है, हम फिर से सरकार पूरी ताकत के साथ पिछली बार से ज्यादा बड़े बहुमत के साथ बनाएंगे इस बार, और जनता की सेवा करने का फिर मौका हमको मिलेगा। जी गोविंद जी, हम पोस्ट कर रहे हैं कि भैया भाई की विस्तार होने जा रहा है, लेकिन हम फिर उसके सामने संभावित जोड़ेंगे, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि ठीक बात है, ये विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का। लेकिन सवाल एक फिर है आपसे कि भाई बहुतों की आंखें पथरा गई हैं, कितनों को संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए, संख्या सीमित होती है मंत्रिमंडल की, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्यों का हो। उसकी प्रतिशत है कि 10% 15% से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए। जो एक पहले तो किसी जमाने में कांग्रेस के उस रेजिम में तो संख्या कितनी भी कर सकते थे, जितना बड़ा आधा जितना सदस्यों की संख्या उससे आधा तो मंत्रिमंडल हो जाता था। लेकिन देखिए, उसमें जिसकी जहां पर उपयोगिता है, सरकार को लगता है, मुख्यमंत्री जी को लगता है कि यहां पर इसकी उपयोगिता है, हम संतुलन भी कायम करते हैं, क्षेत्र का भी, हम बाकी चीजों का भी, लेकिन हमको डिलीवरी करना है गवर्नेंस की, उस रूप में भी उसको देखा जाता है कि कौन किसके काबिल है। और देखिए, एक बार किसी को मौका मिलता है तो वो फिर से मिल जाए या उसको अनवरत मिलता रहे, ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि ये तो सब आना जाना फेर बदल चलता रहता है, संगठन में भी चलता है, सरकार में भी चलता है। इसलिए हम इसको इस रूप में देखें कि हमारी पार्टी का नेता क्रियान्वयन करने में अग्रणी होता है, चाहे वो सरकार में हो चाहे संगठन में हो। संगठन के लोग सरकार की बातों को हम जैसे आगे बढ़ाते हैं, सरकार के अच्छे कामों को, केंद्र सरकार की हमारी उल्लेखनीय उपलब्धियों को जो हमारे ही खाते में दर्ज है, केवल भारतीय जनता पार्टी के खाते में दर्ज है, आजादी से आज तक जो उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं और जो हम कहते हैं वो करते हैं। हम अगर गरीब कल्याण की बात करें तो वास्तव में हम गरीब कल्याण कर रहे हैं। गरीबी हटाओ जैसा हम नारा नहीं दे रहे हैं कि केवल वो नारा बनकर रह जाता है। अंत्योदय की बात कर रहे हैं, जो कि गांधी जी का भी था, हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की उसकी अभिलाषा को पूरी करना, और वो हम करते हैं। इसलिए हम डिलीवरी सिस्टम हमारा बेहतर हो, हम जो योजना बना रहे हैं वो उस वर्ग तक पहुंचे जिसको सशक्तिकरण करना हो, जिसको हमको एम्पावर्ड करना हो, तो हम वो काम हमेशा करते हैं। और सामाजिक सरोकार का जितना दायित्व हमारी सरकारों ने पूरे भारत में निभाया, वो किसी ने पहले आजादी के बाद से आज तक नहीं निभाया। चलिए, अब आपने एक बड़ी लाइन कही कि उल्लेखनीय उपलब्धि जो केवल बीजेपी के खाते में शामिल है। मृणाल जी जरूर इस लाइन को सुन रहे होंगे, इस पर भी जरूर बोलिएगा मृणाल जी। लेकिन संभावित विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार, क्या देखती है कांग्रेस इसमें? मृणाल जी। भारतीय जनता पार्टी का अंतर्विरोध इस संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के साथ उभर कर सामने आ गया। ये भी सामने आ गया है कि माननीय शिवराज सिंह जी कितने दबाव में है, जाते जाते किसी तरह से अपनी जाती हुई सरकार को बचाने का असफल प्रयास कर मंत्रिमंडल विस्तार की बात करते हैं। हमने कब अंदाज लगाया था कि जब चुनाव में 1 महीना बाकी है, तब लूट खसोट करने में 4-5 और लोगों को भागीदारी देने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार की बात, संभवतः ये मंत्रिमंडल विस्तार भी जाता, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो भाई भतीजावाद के विरोध की बात करती थी, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रही। कैलाश विजयवर्गीय जी इस बात पर डटे हुए हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनके पुत्र आकाश विजयवर्गीय को जगह मिलनी चाहिए। उमा भारती जी इस बात पर अड़ी हुई है कि उनके भतीजे राहुल लोधी को इसमें स्थान मिलना ही चाहिए। और इस तरह के अंतर विरोधों में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई। मेरे पास मृणाल जी, भारतीय जनता पार्टी की पद्धति को समझ लो पहले, ये कांग्रेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक जो कांग्रेस नहीं है जिस ढंग से आप सोच रहे हैं। मालू जी सुन लीजिए, मालू जी सुनिएगा। 25 करोड़ रुपए देने की मांग की है। क्या वो सारे लोग जो सरकार के कांग्रेस पार्टी की सरकार के के उस समय दिख रहे थे, उन्होंने मांग की है कि लूट की सरकार में उन्हें भी लूट खसोट का अंतिम 1 महीने के लिए दिया जाए?
ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जी। देश की जनता मृणाल जी की आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, टेक्निकल टीम से कहेंगे एक बार जरूर दोबारा चेक करें। मृणाल जी दोबारा आपके पास आऊंगा। राजेश सिरोडकर, कांग्रेस की बैठक के संभावित, हम बार बार कह रहे कि ठीक है मालू जी आ रहा हूं, संभावित विस्तार है राजेश जी ये, लेकिन क्या इस आखिरी क्षणों में हुए विस्तार से क्षेत्रीय जातीय संतुलन जिसका हम जिक्र बार बार कर भी रहे हैं और तमाम विश्लेषक कर भी रहे हैं, सध जाएगा क्या? देखिए प्रशांत जी, दरअसल जो मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल बना 2020 मार्च में, तो वो एक असामान्य परिस्थिति में बना जब सिंधिया ग्रुप का एक धड़ा टूट के आगे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। तो राजनीति में जो 3 कैटेगरी होती है मंत्रिमंडल के विस्तार में या किसी भी चीज में राजनीति में, एक जेन्युइन, एक जरूरी और एक मजबूरी। तो उस समय जो मजबूरी वाला जो फैक्टर था कि कमिटमेंट था कि किस तरह से आएंगे तो उनके मंत्रियों को एडजस्ट करना है, तो उसमें एक रीजनल इम्बैलेंस तब से क्रिएट हो गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ने इस बात को विचार ही नहीं किया कि इस रीजनल इम्बैलेंस को हम कैसे दूर करें। वो विंध्य जिसने आपको 34 में से 24 सीटें जिताकर दी थी, वहां पर केवल एक कांग्रेस भाजपा में आयतित जो नेता थे बिसाहू लाल सिंह जी, वो भी कोयला अंचल है, मतलब विंध्याचल भी उसको कहना वो है, वो कोयला अंचल वाले हिस्से से जो है आते थे, अनूपपुर से, उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया। और राजेंद्र शुक्ल जिनका एक बहुत जेन्युइन सा एक वो काम चल रहा था, उनको इग्नोर करके रखा। और रीजनल इम्बैलेंस तो इस कदर हो गया कि आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। अब लेकिन ये कोशिशें इनको बहुत पहले करना चाहिए थी। ये कोशिश तब हो रही है जब केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में इंटरवीन किया और मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान जी की जो जिम्मेदारियां थी उनको जो है डिसेंट्रलाइज किया थोड़ा सा। और मध्य प्रदेश में जो उनके कद के और उनके साथ के भारतीय जनता युवा मोर्चे के उनके साथ के जो साथी हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह जी हों, प्रहलाद पटेल हों, कैलाश विजयवर्गीय हों, इन सबको उन्होंने, और सिंधिया जी जो कि बाहर आए हैं, उन सबको उन्होंने एक्टिव किया अमित शाह ने आके। और अब जाके जो ये फीडबैक भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ने दिया है कि रीजनल इम्बैलेंस को दूर करना जरूरी है, नहीं तो इसका नुकसान हो रहा है। तो इसलिए जो मंत्रिमंडल का जो फेरबदल कल होना है, अब 10 बजे सुबह होता है कि 11 बजे सुबह होता है, या मंगूभाई पटेल की तबीयत नासाज है तो परसों होता है, लेकिन होना तय है। और इसमें 3 नाम पूरी तरह से तय हो चुके हैं। नंबर 1 नाम है राजेंद्र शुक्ला का, जो कि विंध्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 2 जो है गौरीशंकर बिसेन का, जो ऑलरेडी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, कि उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और उनका परफॉर्मेंस निल रहा है। एज ए पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अब वो 2-2.5 महीने में, 3 महीने में क्या उखाड़ लेंगे उसमें, ये इस बात को लेकर आपने एक बात कही। तीसरा नाम जो है जालिम सिंह पटेल का है। और जालिम सिंह पटेल का नाम आने का मतलब ये है कि प्रहलाद पटेल को संगठन के काम में, चुनाव में झोंका जाएगा। तो दिल्ली में जो संभावित केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो फेरबदल होगा, उसमें प्रहलाद पटेल, यानी बड़े भाई छोटे भाई सत्ता में एक साथ नहीं रहेंगे, वो यहाँ पर संगठन में काम आप ही से जुड़ा, आपकी बात से जुड़ा एक सवाल भाई, सूची तो बहुत लंबी थी, जो नाराज दिग्गज थे, जो चाहते थे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, उन्हें कैसे साधेंगे? देखिए चौथा नाम ये, अब ये देखिए 3-4 महीने पहले मेरी राजेंद्र शुक्ला जी से बात हुई थी और भी नेताओं से बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि अब मंत्रिमंडल में आना और नहीं आना इसका कोई मतलब रह नहीं गया है। लेकिन चूंकि अब दिल्ली से जो फीडबैक आया, दिल्ली को फीडबैक मिला है, उसके हिसाब से वो अब वो पहले मजबूरी में सिंधिया थे, अब ये मजबूरी इन लोग की है कि इनको बनाना जरूरी है, और ये पहले सोचा जाना चाहिए था। बिल्कुल सही है। और आप जो कह रहे चौथा नाम जो है, चौथे नाम के लिए मैं आपको बता दूं कि जो, जैसा कि मृणाल जी बोल रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय ने कोई अपने बेटे के लिए लॉबिंग नहीं की है। और जो मालू जी बोल रहे हैं कि सही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति को नहीं समझते हैं और उनको समझना चाहिए, तो वो बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय के बेटे नहीं है। राहुल लोधी का भी नाम इसलिए नहीं कि 2 लोधी नहीं हो सकते हैं आप, और उमा भारती ने कहा होगा, मुझे इस बात को लेकर संशय है।
और लेकिन एक बात है कि चौथा नाम एक और लेंगे, लेकिन वो ओबीसी में से होगा या एसटी में से होगा, इसको लेके अभी जो है फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन 3 नाम बिल्कुल फाइनल हैं और ये होगा। कहा यह भी जा रहा है कि वो ग्वालियर चंबल से भी एक नाम हो सकता है। नहीं, ग्वालियर चंबल से बिल्कुल नहीं होगा जी। वहां तो पहले इतनी भरमार हो गई है मंत्रियों की कि वहां तो उनके खिलाफ इतनी इनकम्बेंसी है कि वो कैसे चुनाव जीत पाएंगे, इसको लेके सारे वहां के क्षेत्र के लोगों से लेके यहाँ भोपाल में पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय हो या कांग्रेस मुख्यालय, सबको पता है कि वहाँ हालत खराब है। चौथा नाम अभी सस्पेंस में है। ठीक है गोविंद मालू जी, भाई ठीक है, आप मंत्री बनाने जा रहे हैं, ये बताइए वक्त कितना देंगे काम करने का? अक्टूबर में शुरुआत में ही आचार संहिता लगने वाली है, लग जाएगी या फिर? मैंने आपसे कहा कि आचार संहिता के पहले तक किसी का भी इंक्लूजन मंत्रिमंडल में हो सकता है। काम तो अनवरत चलता रहता है, दूसरे विभाग किसी के पास रहते हैं, लेकिन मैंने फिर कहा कि ये सारी चीजें जब हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी, उद्घाटित हो जाएंगी, हम बता देंगे, पार्टी बता देगी, तब मतलब जो शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री जी जब घोषणा कर देंगे तब हम बताएंगे कि ये लोग आए हैं। लेकिन देखिए समय का इसमें कोई बात नहीं कि कब हो रहा है, कितने दिन मिलेंगे, कितने दिन नहीं मिलेंगे, ये सारी चीजें केवल हमारे पास स्थान है, खाली कर भी सकते हैं क्योंकि स्थान है ना, नहीं है तो ऐसा नहीं होता तो नहीं करते, लेकिन स्थान तो बाकी है। तो आप देखिए 5 पहले वक्त कम है, आप ये बात ठीक कह रहे हैं, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। बनाए तो पूरी बात नहीं कर पाए थे ये देखिए ये काम देखिए सीएम का विशेषाधिकार है, अगर आप भी सत्ता में होते तो आपके पास भी अधिकार होता भाई आखिरी समय तक विस्तार करने का। मुख्यमंत्री जी के पास अधिकार था तो इतने महीनों से सोए हुए क्यों थे? अगर ये मंत्री जिनको वो लेना चाहते थे वो इस लायक योग्य थे तो क्या मुख्यमंत्री जी योग्य लोगों के मंत्रिमंडल में आने से डरते हैं कि उनकी सीट सरका दी जाएगी? अरे योग्यता अयोग्यता का निर्धारण तो हमारी पार्टी करेगी भाई, आप कब से करने लगे? में स्थान दिया आपकी तो स्कैनिंग मशीन ही खराब है। का इतने सालों से, इतने महीनों से वो अपमान क्यों कर रहे हैं? आपकी तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए स्कैनिंग मशीन खराब है। वर्गों का प्रतिनिधित्व देंगे, उन वर्गों का अपमान इतने महीनों से मुख्यमंत्री जी क्यों? अरे कमलेश्वर पटेल को सीडब्ल्यूसी में क्यों रखा? अजय सिंह को क्यों बाहर किया? ये बता दो। राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए अयोग्य लोगों को मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा है और योग्यता को बेवजह उन्होंने दरकिनार किया है। लूट की जो गंगा, भ्रष्टाचार की जो गंगा मध्य प्रदेश अरुण यादव योग्य नहीं है और गंगा जी अजय सिंह योग्य नहीं है। नदियां जो बाहर रखी है उसमें हाथ धोने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर विधायक लालायित है। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे मौका दिया जाए, इस बात की बातचीत चल रही है। उदाहरण तो पहले कभी मंत्रिमंडल की बैठकों के उपरांत ये तो देखा नहीं था कि भाजपा के विधायक मुख्यमंत्री जी से इस बात पे शिकायत करने चले गए। वक्त में आखिरी सवाल और कम शब्दों में चाहूंगा राजेश सिरोठिया जी, क्या आप केवल नाराज लोगों को साधने के लिए ये वक्त, आखिरी वक्त, या कुछ पद खाली रखे गए थे? दूसरा ये भाई ये भी एक खबर है कि भाई सिंधिया समर्थक तो कोई भी नहीं होने जा रहा है। नहीं देखिए, कोई किसी मंत्री को निकाला नहीं जा रहा है और जो रखा जा रहा है वो नाराज या गैर नाराज का नहीं है। जो रीजनल बैलेंस पैदा करने के हिसाब से जो दिल्ली को रिपोर्ट गई है, यहाँ पर जो दिल्ली से नेता भेजे गए हैं उनकी जो रिपोर्ट गई है उसके आधार पर शिवराज सिंह चौहान जी से कहा गया है कि आप इस तरह से इंक्लूजन करें। चौथे नाम को लेकर जद्दोजहद है, 3 नाम तय हैं। बिल्कुल 3 नाम तय हैं, चौथा नाम इंतजार करिए जल्द ही। हालांकि संभावित हम बार बार कह रहे हैं और लगभग तय समय भी हो गया कि किस समय पर ये विस्तार होगा मंत्रिमंडल का। आप तीनों खास मेहमानों का, गोविंद मालू जी, मृणाल पंत जी, राजेश सिरोठिया जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।